हेलो बच्चों, आइए आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सेनपुरा स्टडी में। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं संसाधन एवं उनके उपयोग, जो 10th क्लास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग संसाधन और उसके उपयोग के जितने भी टॉपिक्स बनेंगे सारे टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे, एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। आप लोग को मेरे साथ बने रहना है इस क्लास में। और इस क्लास के बाद में मैं ऐसा करता हूं कि भूगोल में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। चलिए चलते हैं बोर्ड पर और समझते। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं संसाधन। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं संसाधन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, संसाधन जिस वस्तु का हम उपयोग करते हैं, जैसे कि देखिए अभी हम लिखने के लिए इस मार्कर का उपयोग कर रहे हैं, या बोर्ड हो गया, या जिस भी वस्तु का हम उपयोग करते हैं जो हमारे लिए सूटेबल है, वह सारे वस्तु संसाधन होती है। यानी ऐसे कहें कि जितनी भी वस्तु पाई जाती है, जितनी भी वस्तु हम उपयोग करते हैं, वह सारी वस्तुएं क्या होती है? संसाधन होती है। संसाधन का सिंपल परिभाषा है कि हम जितनी भी वस्तु का प्रयोग करते हैं वह सारी वस्तुएं हमारे लिए संसाधन होती है। जैसे मार्कर ले लीजिए, बुक ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जो भी वस्तु है जिसका उपयोग हम करते हैं। समझ में आ गया संसाधन। देखिए संसाधन जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे याद रखिएगा कि जिम्मरमैन के अनुसार, जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, उसे बनते हैं। संसाधन क्या होते हैं? बनते हैं। इसका उपयोग हम करते हैं, हमारे लिए वो बनते हैं। ठीक है। अब देखिए संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। ध्यान दीजिएगा, संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 प्राकृतिक संसाधन, पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन एंड दूसरा हो गया मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? तो वैसा संसाधन जो हमें प्रकृति से मिले, जैसे कि हवा हो गया, पानी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, सारे कौन सा संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। और मानवीय संसाधन क्या होता है? तो जो हम बनाते हैं, मानव, जिसे मानव द्वारा बनाया गया होता है। जैसे कि ये बोर्ड हो गया, ये मार्कर हो गया, टेबल, कुर्सी, बुक्स, ये आप कपड़ा, ये सब क्या है? मानवीय संसाधन है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, मैं ऐसा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। और देखिए प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांट दिया गया। प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। चलिए दोस्तों, सबसे पहला हम समझते हैं नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन को समझते हैं और उसके बाद अनवीकरणीय संसाधन को समझेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले नवीकरणीय संसाधन को समझ लेते हैं कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, वैसा संसाधन जिसका उपयोग हम भौतिक, रासायनिक या अलग अलग प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः चक्रण के रूप में करते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, जिसका प्रयोग हम क्या करेंगे? पूरे दिन चार्ज होगा और शाम को उसका उपयोग करेंगे, फिर पूरे दिन चार्ज होगा, उसका उपयोग करेंगे। तो यह होता है नवीकरणीय संसाधन। समझ में आ गया दोस्तों। अब अनवीकरणीय क्या होता है? कि जिसका एक बार उपयोग कर, ये जटिल पदार्थ होता है, जिस जटिल प्रक्रियाओं द्वारा बनता है, जिसका एक बार हम उपयोग करने के बाद उसे पुनः उपयोग नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, अनवीकरणीय संसाधन में जिसका उपयोग तो हम कर लिए हैं, अब उसे पुनः उपयोग में नहीं ला सकते हैं। उसे उस पदार्थ का उपयोग करने के लिए, उस पदार्थ को बनाने के लिए लाखों करोड़ों वर्ष के बाद, लाखों करोड़ों वर्ष लगे, वह अनवीकरणीय संसाधन होता है। यानी कि जो जैसे कि जीवाश्म ईंधन हो गया, जीवाश्म ईंधन किसका उदाहरण है? नवीकरणीय संसाधन का अच्छा स्रोत है। नवीकरणीय संसाधन का, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। जिससे हम एक वजह से जीवाश्म का ईंधन के अंतर्गत तो आ जाएगा आपका पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, ये सब गोंद आ जाएगा, ये सब होता है जीवाश्म ईंधन। जिसका हम उपयोग करेंगे ना, पेट्रोल का उपयोग कर रहे हैं, तो ये सीमित मात्रा में है। जिससे एक बार ख़त्म हो जाने के बाद इसका भंडार सीमित है, ख़त्म हो जाएगा, उसका उपयोग हम नहीं कर पाएंगे। इससे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। जैसे एक बार बनता है, मतलब जिसका हम पेट्रोल, मान लीजिए 1 लीटर पेट्रोल है, 1 लीटर पेट्रोल के मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, उसे कुछ ही समय में हम जला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। लेकिन 1 लीटर पेट्रोल को बनने में कम से कम लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, तब 1 लीटर पेट्रोल बनता है। वही जीवाश्म ईंधन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नवीकरणीय संसाधन हो गया, अनवीकरणीय संसाधन हो गया। और देखिए नवीकरणीय संसाधन को दो भाग में बांट दिया गया है। पहला सतत और दूसरा जैव। सतत संसाधन एंड जैव संसाधन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नवीकरणीय संसाधन को जो दो भागों में बताया गया है, सतत और जैव।
देखिए दोस्तों, नवीकरणीय संसाधन को दो भाग में बांटा गया है, सतत और जैव संसाधन। देखिए सतत संसाधन क्या होता है, देखिए सतत संसाधन के उदाहरण में जैसे कि हम ले सकते हैं सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब उदाहरण है ना, इस सतत का हो गया। दोनों ही नवीकरणीय है। देखिए मनुष्य जो जितना भी उदाहरण है ये सब नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है, लेकिन उसमें सतत जैसे सौर ऊर्जा हो गया और पवन ऊर्जा हो गया, ये सब सतत का उदाहरण है। और जैव संसाधन तो वैसे संसाधन जिसमें सजीव के लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें जीवों के लक्षण पाए जाते हैं, वह जैव संसाधन होता है। जैसे कि हम ले सकते हैं उदाहरण के तौर पर मनुष्य ले सकते हैं, वनस्पति ले सकते हैं, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे जीव इसमें हम ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। अब देखिए इसे हम चलेंगे, सतत के तो हो गए यहीं पर, सतत या प्रवाह, इसका एक और नाम होता है प्रवाह। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सतत या प्रवाह इसे हम कहते हैं। अब जैव संसाधन होता है, जैव संसाधन प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। ध्यान दीजिएगा, जैव संसाधन को दो भाग में बांटा गया है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्राकृतिक वनस्पति जैसे कि पेड़ पौधा से जितने भी फल फूल ये सब हो गया ना, लकड़ी वगैरह वगैरह वगैरह, तो वह होता है प्राकृतिक वनस्पति। और वन्य जीव जो वन्य के जीव होता है, जो जंगली जीव होते हैं, वह सब वन्य जीव किसके अंतर्गत आते हैं, वन्य जीव के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी पेड़ पौधा होते हैं सब प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत आते हैं। और ये दोनों मिलकर जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पेड़ पौधा भी सजीव है और जीव जंतु जितने हैं वह भी सजीव है, तो इसलिए दोनों ही जैव संसाधन हुए। उसमें कुछ प्राकृतिक वनस्पति हो गए और कुछ वन्य जीव वनस्पति हो गए। समझ में आ रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब यहाँ पर पुनः आते हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन को भी दो भाग में बांटा गया है। ये हमारा था पूरा नवीकरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का दो खंड हुआ, पहला खंड नवीकरण, दूसरा खंड अनवीकरण। और नवीकरण का दो खंड हुआ, सतत या प्रवाह, जैव, और जैव का दो खंड हुआ, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव। समझ में आ रहा है सबके लिए है। ये है 8 क्लास में भी पढ़ना था, ध्यान दीजिएगा, आप वहाँ पर पढ़े होंगे तो आपको याद आ रहा होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, अनवीकरणीय संसाधन को भी दो खंड किया गया है, पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय संसाधन और अचक्रीय संसाधन, इसका परिभाषा बहुत ही आसान है दोस्तों। वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रण किया जाए, पुनः चक्रण से एक प्रयोग गया फिर उसे, जैसे कि हम कौन धातु कह सकते हैं। चल जैसे हम मान लीजिए लोहा ले लिए, लोहा से कोई वस्तु बना दी है। ठीक है, समझ में आ रहा है। कोई लोहा ले लिए, लोहा से कोई वस्तु बना दी है, जैसे मान लीजिए लोहा ले लिया, लोहा से हथौड़ा बना दी है। ठीक है, और हथौड़ा को पुनः गलाकर हम लोहा के रूप में ला सकते हैं। यह होता है पुनः चक्रण संसाधन। यानी कि वैसे वस्तु हम कोई भी संसाधन ले जिससे फिर उसे कोई अलग वस्तु में उपयोग करके पुनः उसे पहले वाला रूप में लाया जाए, वह होता है पुनः चक्रीय। समझ में आया। और अचक्रीय सिंपल है। देखिए अचक्रीय क्या होता है कि वैसा संसाधन जिसका पुनः चक्रीय नहीं होता है, यानी कि एक बार हम कोई भी चीज़ बना दिए तो बस बना दी, उसे पुनः वाला अवस्था में नहीं ला सकते, तो ये होता है अचक्रीय संसाधन। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए हम अब चलते हैं आगे। तो देखिए अब यहाँ पर मानवीय संसाधन में आ जाते हैं। तो मानवीय संसाधन को दो भाग में बांटा गया है, जिसको हम पहले वाले को कहते हैं संरचना एवं संस्थाएं और दूसरे वाले को कहते हैं मात्रा एवं गुणवत्ता। तो देखिए मानवीय संसाधन को दो भागों में खंडित किया गया है। पहले संरचना एवं संस्थाएं, कोई भी वस्तु को संरचना के द्वारा मतलब बनाया गया हो, उसे संरचना के अंतर्गत बांटे हम, तो वह होता है संरचना एवं संस्थाएं। और दूसरा मात्रा एवं गुणवत्ता, उसके मात्रा, जैसे मान लीजिए 2 किलो 4 किलो ये मात्रा हो गया। गुणवत्ता इसके गुण, खटा मीठा ये सब होता है ना, तो इस तरह के आधार पर यदि हम उसे बांटें तो ये हो जाएगा हमारा मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर, और ये हो जाएगा संरचना एवं संस्थाएं के आधार पर। उसके संरचना के आधार पर यदि उसे वर्गीकृत किया जाए, बांटा जाए, तो वह होता है संरचना एवं संस्थाएं के आधार पर। ठीक है दोस्तों, चलिए और हम कुछ जानते हैं संसाधन के प्रकार। ये सब समझ में आया आपको? मैं ऐसा करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसमें से जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा होगा, यदि और उसे डिटेल में हम जानना चाहते हैं, यदि समझ में नहीं आए तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से बताने का प्रयास अवश्य करूँगा। ठीक है, तो चलिए आइए और कुछ हम जानते हैं इसमें। तो आइए दोस्तों और हम कुछ जानते हैं इसमें। देखिए जैसे उत्पत्ति के आधार पर जय और अजय, देखिए ध्यान से यहाँ पर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। अलग अलग के आधार पर अलग अलग भाग किया गया है, खंडित किया गया है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भाग किया गया है।
पहले को हम बोलते हैं जैव संसाधन और दूसरों को बोलते हैं अजैव संसाधन। पहले संसाधन क्या बोलते हैं? जैव, और दूसरे को अजैव। ध्यान दीजिएगा, आप याद रखिएगा कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ सकता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपको बताना है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के 2 खंड किए गए हैं। पहला को कहते हैं जैव संसाधन और दूसरा को बोलते हैं अजैव संसाधन। समझ में आ रहा है दोस्तों? जैव संसाधन क्या होता है? वैसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, जीव मंडल से होती है, उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। और जैव संसाधन में देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको वहाँ पर बताए थे कि जैव संसाधन में प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव ये दोनों आते हैं जैव संसाधन में। अजैव संसाधन क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, वहाँ पर अजैव नहीं था, लेकिन सुनिएगा मैं अभी बता रहा हूँ कि अजैव संसाधन क्या होता है। तो अजैव संसाधन के अंदर निर्जीव वस्तुओं का जितने समूह होता है वह सारे वस्तु क्या होते हैं? अजैव संसाधन होते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों? सीधा सीधे आपको बताना है कि निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम अजैव संसाधन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और जैव संसाधन किसको बोलते हैं? तो जीवों जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से, सीधा सीधे आपको बताना है कि जिसकी प्राप्ति जीव मंडल से हो उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे कि मनुष्य हो गया, कोई जीव जंतु हो गए या पेड़ पौधा हो गया, सब जैव संसाधन के अंतर्गत आएंगे। और अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को हम अजैव संसाधन कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए, ये उत्पत्ति के आधार पर था, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के खंड थे। अब देखिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को 2 भाग में बांटा गया। उपयोगिता के आधार पर, उपयोग के आधार पर पहला भाग को कहते हैं हम नवीकरणीय संसाधन, वैसा संसाधन। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था कि नवीकरणीय संसाधन क्या है। नवीकरणीय संसाधन में वैसा संसाधन जो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा, जिसका उपयोग भौतिक रासायनिक प्रक्रिया जब पुनः चक्रण के रूप में किया जाता है, वह होता है नवीकरणीय संसाधन। इसके अंतर्गत दोस्तों आ सकता है आपका सौर ऊर्जा आ सकता है, सौर ऊर्जा, या विद्युत आ सकता है जिसका पुनः पूर्ति किया जाए, सौर ऊर्जा, विद्युत आ सकता है। हाँ, और भी बहुत सारे आ सकता है, जैसे जल हम कह सकते हैं, ये हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन में। और भी बहुत चीज़ आ सकता है इसमें, ठीक है। और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, अनवीकरणीय संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद उसे बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाए, इसका उपयोग एक बार करने के बाद उसके बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, वह अनवीकरणीय संसाधन होता है। इसके अंतर्गत पेट्रोलियम ले सकते हैं, पेट्रोलियम वह जीवाश्म ईंधन होता है ना, वह जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत यह आता है। इसका आंसर उदाहरण हम जीवाश्म ईंधन दे सकते हैं, ठीक है। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गोंद हो गया, ये सब आ जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। समझ में आ रहा है दोस्तों? आइए हम तीसरा देखते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पर संसाधन का 4 खंड किया गया है। पहला खंड को हम कहते हैं व्यक्तिगत संसाधन। पहला खंड को क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन। सीधा सीधी इसका परिभाषा है कि वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में होता है, मतलब ऐसे कहे कि जिस पर किसी खास व्यक्ति का हक होता है, वह व्यक्तिगत संसाधन होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक गाड़ी खरीदा, तो उस पर आपका हक हुआ ना, आपके नाम से गाड़ी। अब आप जब एक गाड़ी खरीदे तो अपने नाम से खरीदे, यानी उस गाड़ी पर विशेषकर आपका हक हुआ, तो वह आपका व्यक्तिगत संसाधन हो गया। या मान लीजिए कि हम कोई भी चीज़ खरीदे, कोई भी आप एक चीज़ खरीदे, मान लीजिए कि आपने 1 बीघा ज़मीन खरीदा, तो 1 बीघा ज़मीन क्या हो जाएगा? आपका नाम आपके नाम से है, तो वह व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आ गया, ठीक है। जैसे आपका घर हुआ, जैसे आपके नाम पर है, तो वह व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब व्यक्तिगत संसाधन का जिस पर हमारा अधिकार हो, खुद का अधिकार हो, वह होता है व्यक्तिगत संसाधन। खुद का अकेले का अधिकार उस पर हो, वह होता है व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर यह नहीं कि मान लीजिए खुद का अधिकार है तो भाई को नहीं, भाई का अधिकार नहीं, ऐसा नहीं है। वो व्यक्तिगत संसाधन ही होगा, उसमें आप जितने भी खंड करते जाए वो व्यक्तिगत संसाधन हो जाएगा। और देखिए सामुदायिक संसाधन क्या हुआ? सामुदायिक संसाधन सीधा सीधी है कि जिसका उपयोग पूरे समाज के लोग कर सके, वह सामुदायिक संसाधन होता है। जैसे मान लीजिए कि हम रोड कह दिए, तो ध्यान दीजिएगा, रोड केवल गाँव रोड कहिएगा, वो नेशनल वाला नहीं, राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। गांव का छोटा मोटा रोड या ऐसे बोलिए ना। और जो चंपा कल होता है ना, चंपा कल हो जाएगा। चंपा कल लीजिए, जो सरकार के द्वारा लगाया जाता है अक्सर गाँवों में, कि उसका उपयोग हम सामुदायिक संसाधन यानी समाज के लिए होता है, तो वो हो गया सामुदायिक संसाधन, ठीक है। या मान लीजिए कि कोई सरकारी जगह है, जैसे कि मान लीजिए स्कूल ले लीजिए ना, सबसे अच्छा उदाहरण तो स्कूल है।
स्कूल ले लीजिए, ये हो जाएगा सामुदायिक संसाधन। जिसका उपयोग पूरे समाज के लोग करें वह सामुदायिक संसाधन होता है। समझ में आ रहा है कि जिसका उपयोग पूरे समाज के लोग करते हैं वह सामुदायिक संसाधन होता है। अब हम चलते हैं तीसरा, राष्ट्रीय संसाधन। तो देखिए राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है दोस्तों, जिसका उपयोग पूरे राष्ट्र में वो सरकार करे, यानी जिसका आधिपत्य सरकार के हक में होता है, सरकार के अंडर में होता है, वह राष्ट्रीय संसाधन होता है। जैसे भारत देश है तो भारत देश के अंदर जितने भी संसाधन हैं उस पर किसका हक होगा, राष्ट्रीय संसाधन, मतलब भारत सरकार का हक होगा ना, तो वह राष्ट्रीय संसाधन होगा। ध्यान दीजिएगा, मतलब पूरे देश केवल भारत के ही। अब ये नहीं कि चीन का कोई संसाधन को हम कहें कि हमारा राष्ट्रीय संसाधन नहीं, अमेरिका का कोई संसाधन को कहें कि हमारा राष्ट्रीय संसाधन, ऐसा नहीं। केवल हमारे भारत देश में के अंदर जितने भी संसाधन हैं उस पर एक तरह से सरकार का हक होता है, उसी को हम राष्ट्रीय संसाधन बोलते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय संसाधन हमने के भारत तट से, यानी भारत सीमा से समुद्र में 200 किलोमीटर के दूरी तक राष्ट्रीय संसाधन होता है। 200 किलोमीटर के दूरी तक राष्ट्रीय संसाधन होता है, यानी कि जैसे भारत की सीमा खत्म हुआ, वहाँ से समुद्र स्टार्ट हुआ, तो समुद्र में 200 किलोमीटर तक, अब समुद्र के 200 किलोमीटर तक भारत का आधिपत्य होगा, भारत का हक होगा उसमें, वह हमारा राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। कोई भी देश के लिए होता है, कोई भी देश के 200 किलोमीटर उसके आसपास समुद्र है तो वह 200 किलोमीटर तक उसका हक होता है उस समुद्र पर, वह उसका राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, देखिए इसी 200 किलोमीटर के क्षेत्र को अपवर्जक कहा जाता है। अपवर्जक, ध्यान रखिएगा, इसी 200 किलोमीटर के क्षेत्र को हम अपवर्जक बोलते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों। चलिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन अब देखते हैं। देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है, वैसा संसाधन होता है जिसकी देख रेख अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि पूरा देश मिलाकर एक संगठन बनाया, उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय संस्था बोलते हैं। यानी पूरे देश का अधिकार उस पर, जैसे मान के चलिए ना, पूरा देश, विश्व में जितना देश है सब देश का उस पर अधिकार हो। या ऐसे कहे कि समुद्र तल से 200 किलोमीटर की दूरी है ना, तो ये 200 किलोमीटर छोड़ दिया जाए और इसके बाद का जितना भी समुद्र है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत आएगा और उसी को हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और है इसमें डी नंबर, उसे भी हम जान लेते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं। और देखिए इसमें विकास के आधार पर, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को टोटल 4 भाग में बांटा गया है। पीछे हमने जाने 3 भाग, और ये देखिए विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन का टोटल 4 भाग में वर्गीकृत किया गया है। जो पहला है संभावी संसाधन। पहला क्या है, संभावी संसाधन। पहला है संभावी संसाधन। देखिए ऐसे संसाधन ये होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र में होते हैं। ध्यान दीजिएगा, संभावी संसाधन कैसे, कौन सा होते हैं, जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होते हैं। और इसका मतलब कोई खास जगह पर मौजूद होता है, जैसा कि हिमालय हो गया, कोई पर्वत हो गया, कोई नदी हो गया, वहाँ पर मौजूद होता है। और जिसका उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, मतलब अभी तक उपयोग में नहीं लाया गया है लेकिन उसे उपयोग में लाया जा सकता है, ऐसी संभावना होती है, वह संसाधन संभावी संसाधन कहे जाते हैं। वह संसाधन क्या होते हैं, संभावी संसाधन होते हैं। जैसे कि हिमालय का खनिज है, हिमालय खनिज का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है लेकिन इसे उपयोग में लाए जाने की संभावना है कि भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो इसका उपयोग हम कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, संभावी संसाधन होते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए दूसरा हम देखते हैं विकसित संसाधन। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं ये जिनका उपयोग सर्वेक्षण प्रांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित हो चुका है। जो हमने अभी बताया ना पीछे, मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर इसे अलग अलग भाग में बांट दिया गया है। तो ये है विकसित संसाधन जिसका उपयोग हम करते हैं। एक तरह से जो विकास हुआ है ना संसाधन का, उसी के रूप है ये। ठीक है, विकसित संसाधन जिसे हम मात्रा और गुणवत्ता, उसके मात्रा और गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग खंड कर दिया गया है, वही विकसित संसाधन होता है। ठीक है, और तीसरा देखिए भंडार संसाधन। यह देखिए यह पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं। भंडार संसाधन कहाँ होते हैं, हमारे पर्यावरण में ही होते हैं भंडार संसाधन, जो मानव की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं, जो मानवीय आवश्यकता को पूर्ति करते हैं वही होते हैं भंडार संसाधन। जैसे कि मान लीजिए H2 हो गया, O2 हो गया, CO2 हो गया, ये सब क्या है, भंडार संसाधन है। H2 हाइड्रोजन है दोस्तों, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब क्या है, भंडार संसाधन होते हैं। समझ में आ रहा है।
और देखिए चौथा और अंतिम संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन, तो यह भंडार संसाधन का ही अंश है। देखिए ये भंडार संसाधन का ही अंश है, पूर्ण रूप से भंडार संसाधन नहीं है कि क्योंकि भंडार संसाधन में देखिए इसमें क्या होता है ना कि इसका उपयोग तकनीक के आधार पर किया जाता है, यानी संचित कोष संसाधन का उपयोग तकनीक के आधार पर किया जाता है। लेकिन ये जो भंडार संसाधन का उपयोग होता है, भंडार संसाधन को हम जनरली कैसे, ऑक्सीजन का उपयोग तो हम अभी भी हम कर रहे हैं, या हर कोई मनुष्य ऑक्सीजन का उपयोग हर समय करता रहता है, तो ये तकनीक के आधार पर नहीं होता, लेकिन संचित कोष संसाधन का उपयोग तकनीक के आधार पर किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि यह संसाधन का उपयोग हम तकनीक के आधार पर किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, अभी तक इसका उपयोग नहीं किया है, सबसे खास बात यह है कि इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया, यह भविष्य की पूंजी है, इसका उपयोग हम भविष्य में करेंगे। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन गैस का उपयोग अभी तक हम लोग नहीं किए हैं, हाइड्रोजन गैस का उपयोग हम लोग ईंधन के रूप में अभी तक नहीं किए हैं, और भी कहीं हुआ भी है लेकिन ईंधन के रूप में अभी तक हम नहीं किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यह भविष्य की पूंजी है, यह भविष्य की पूंजी है, अभी तक इसका उपयोग नहीं किया, यह संचित कोष संसाधन होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, और देखिए इस वीडियो में मैं बस यहीं तक रहने देता हूँ, और संसाधन का नियोजन कैसा होता है और आगे इसमें और क्या क्या होता है, पेड़ पौधा या कैसे होता है, सारा चीज़ मैं चर्चा करूँगा अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में बस इतना ही।